नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब पूरा यूरोप भारत पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये एक ऐसी जबरदस्त दौड़ थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों। वजह थी भारत की बेशुमार दौलत, एक ऐसा खजाना जो लुभाता तो बहुत था, लेकिन उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या था। क्या कोई सोच सकता है कि उस जमाने में मसाले सोने चांदी के भाव बिका करते थे? देखिए, शुरू में सब सही चल रहा था। यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार था। लेकिन 7वीं सदी के बाद अरब व्यापारियों ने बीच में आकर पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों पर एक तरह का टोल गेट बना दिया। अब होता ये था कि जो मसाला भारत में 5 रुपए का मिलता, वो यूरोप पहुंचते पहुंचते 500 रुपए का हो जाता था। ये मुनाफा इतना ज्यादा था कि यूरोप इसे और बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तो एक तरफ थी मसालों और कपड़ों की जबरदस्त मांग और दूसरी तरफ बिचौलियों का कंट्रोल। इस आर्थिक दबाव ने और साथ ही पुनर्जागरण की नई वैज्ञानिक सोच ने यूरोप को एक हताश खोज पर भेज दिया। उन्हें हर हाल में भारत पहुंचने का एक नया सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना ही था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम का बीड़ा उठाया यूरोप के कोने में बसे एक छोटे से देश पुर्तगाल ने। और ऐसा करके उसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल डाला। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे लोगों की जिद और दूरदृष्टि की वजह से पुर्तगाली नाविक दशकों तक अफ्रीका के तट के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। और फिर आखिरकार 1498 में वास्को डी गामा एक गुजराती पायलट की मदद से भारत के कालीकट तट पर पहुंच ही गया। इतिहास बन चुका था। यूरोप से भारत का पहला सीधा समुद्री रास्ता खुल गया था। अब पुर्तगाली ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो भारत के बड़े बड़े राज्यों को जमीन पर नहीं हरा सकते। तो उन्होंने कमाल की रणनीति अपनाई, जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब जमीन छोड़ो, समंदर पर कब्जा करो। अपनी ताकतवर तोपों वाले जहाजों से उन्होंने पूरे हिंद महासागर को अपनी जागीर बना लिया। अब वहां से गुजरने वाले हर जहाज को उनसे कार्ताज नाम का परमिट या कह लीजिए कि एक तरह का टैक्स चुकाना पड़ता था। जाहिर है, पुर्तगाल की ये जबरदस्त कामयाबी किसी से छिपी नहीं रही और जल्द ही इस दौड़ में कुछ नए और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी कूद पड़े। डच और अंग्रेजों ने एक ऐसा मॉडल पेश किया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नया था। प्राइवेट कंपनियां जिनमें पैसा आम जनता ने लगाया था। ये एक असली गेम चेंजर था। जहां पुर्तगाल का राजा सरकारी ढर्रे पर धीरे धीरे काम करता था, वहीं ये कंपनियां मुनाफे की भूखी थीं, बहुत तेज थीं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर, कुछ शुरुआती लड़ाइयों के बाद डचों ने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर लगा दिया और इसी के साथ भारत में आखिरी और सबसे बड़ी जंग के लिए मैदान साफ हो गया। अब आमने सामने थे सिर्फ 2 खिलाड़ी, ब्रिटेन और फ्रांस। अब ये मुकाबला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा। ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच एक ऐसी भयंकर जंग में बदल गया जिसमें जीतने वाले को सब कुछ मिलना था। फ्रांसीसियों की कमान एक बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी गवर्नर डुप्ले के हाथों में थी। डुप्ले ये समझ गया था कि असली ताकत जहाज़ों में नहीं बल्कि सियासत में है। उसने एक नई रणनीति अपनाई। भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल दो और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाओ। डुप्ले की इस चाल का जवाब अंग्रेजों को एक ऐसे शख्स में मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, रॉबर्ट क्लाइव। वो कोई फौजी नहीं बल्कि कंपनी का एक मामूली क्लर्क था, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर एक लाजवाब रणनीतिकार साबित हुआ। उसने अपनी छोटी सी फौज के साथ आरकोट पर कब्जा करके रातों रात पूरी बाजी ही पलट दी। अगले 20 सालों तक कर्नाटक युद्धों के नाम से जानी जाने वाली लड़ाइयों में ये दोनों ताकतें भारतीय जमीन पर एक दूसरे से लड़ती रहीं। और इस बड़ी शतरंज की बिसात पर भारतीय नवाब और राजा महाराजा मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। और फिर आया साल 1760, जब इस लंबी दुश्मनी का फैसला एक ही दिन, एक ही लड़ाई में होना था। मोंडी वॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उनके पास सिर्फ कुछ छोटे-मोटे व्यापारिक ठिकाने ही बचे रह गए। तो सारे यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी रास्ते से हट चुके थे। अब सवाल ये था कि आखिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दौड़ जीती तो जीती कैसे?
देखिए, अंग्रेजों की जीत किसी एक वजह से नहीं हुई। ये कई चीजों का एक जबरदस्त मेल था। उनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी, जो उनके रसद के रास्ते महफूज रखती थी। उनकी कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं थी। क्लाइव जैसा हिम्मत वाला लीडर था, और सबसे बढ़कर बंगाल पे कब्जा करने के बाद उन्हें जो बेहिसाब दौलत मिली, उसने उन्हें अपराजेय बना दिया। व्यापार के लिए जो दौड़ शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी थी, पर इस अंत ने भारत के इतिहास में एक नए और कहीं ज्यादा स्याह अध्याय की शुरुआत की। एक साम्राज्य की कहानी। लेकिन ये कहानी फिर कभी।